जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं अपने सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो जो है कि हम लोग जो अभी सबसे पहले जो भी फोकस करेंगे, लगभग 22 तारीख को अग्निवीर का एग्जाम होने वाला है। और जो भी छात्र अग्निवीर को लेकर जो अभी तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि 22 तारीख को आपको अग्निवीर का एग्जाम है और अग्निवीर के साथ साथ नर्सिंग का भी एग्जाम है, आर्मी नर्सिंग का भी एग्जाम है। और जितने भी छात्र इस एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे, आप लोग जो है कि लगभग अंतिम जो हम 15 दिन का करेंगे टारगेट लेके, वो जो क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा वो आपको अग्निवीर एग्जाम को लेकर करेंगे। और उसके बाद फिर जो है कि रेलवे पे हम लोग पुनः आ जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि जो भी एग्जाम आगे में रहेगा हम उसी को फोकस करके चलेंगे, जिससे क्या होगा कि आपका जो भी एग्जाम रहेगा उसको जो है कि सपोर्ट मिल सके और वो भी एग्जाम अच्छा प्रदर्शन कर सके। और मेन हम लोग का जो फोकस रहता है वो आपका जो है कि रेलवे पे अंतर्गत रहेगा और एसएससी पे रहेगा। आप लोग लगातार बने रहिएगा, आपके एग्जाम में जो है कि क्वेश्चन टच होगा, आप लोग निगेटिव नहीं होइएगा, आप लोग पॉजिटिव होकर तैयारी कीजिए। और लगातार जो है कि आप लोग के बीच हम लोग मैथ वगैरह भी इस बार रेगुलर रूप से लाएंगे। अभी तक क्या हो रहा था कि मैथ वगैरह जो लाते थे जो है कि रेगुलर नहीं हो पाता था, तो आप लोगों के पास जो है कि मैथ जो बताएंगे, मैथ हम ही बताएंगे और आपको लगभग 10 से 15 सवाल आपको डेली मिलेगा। बस सोमवार का वेट कीजिए, सोमवार से आपको 15 सवाल मिलेगा मैथ का, उसके बाद रीजनिंग का भी मिलेगा। आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग लगातार बने रहिए। तो चलिए जो है कि अभी जो हम लोग फोकस करके करेंगे वो आपका अग्निवीर एग्जाम को लेकर, और जो भी वर्दी का जुनून रखते होंगे उनके लिए यह सेशन बहुत ही जो है कि लाभदायक होने वाला है। ऐसे तो हर एक एग्जाम में आपका लाभदायक होगा, लेकिन आप लोग लगातार बने रहिएगा, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है किसी क्वेश्चन में। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग शुरुआत करते हैं। जो है कि आज का जो है कि मोटिवेशनल क्वाइट जो है कि आप लोगों के लिए हम लोग ला रहे हैं। तो आज का मोटिवेशनल क्वाइट जो अभी वर्दी चाहने वाले हैं आप लोग के लिए हम लोग ला रहे हैं। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं कि राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए। वार चाहे एक हो भरपूर होना चाहिए, वार चाहे एक हो भरपूर होना चाहिए। तो आप लोग इसी मोटिवेशनल क्वेट के साथ जो है कि आप लोगों के बीच जो है कि दूसरा मोटिवेशनल क्वेट लेके आ रहे हैं हमारे अंकुश जी। और अंकुश जी जो है कि एक डिफेंस एकेडमी के संचालक भी हैं, और आप लोगों के लिए कैसे जो है कि डिफेंस का तैयारी करना है या कैसे फिजिकल का तैयारी करना है आप लोगों के लिए भी जो है कि वीडियो बनाएंगे, जिसका भी एग्जाम वगैरह हो जाएगा। आप लोगों के लिए जो है कि ट्रिक वगैरह लाएंगे कैसे हम लोग जल्दी से जो है कि इंप्रूव हो सके रनिंग में भी। तो चलिए इनके द्वारा जो है कि एक स्वर्णिम अक्षर में आप लोगों के लिए मोटिवेशनल क्वेट लेकर आ रहे हैं। तो अंकुश जी कुछ मोटिवेशनल क्वेट से आप लोग स्वागत करेंगे। कि मेरे भाई, चढ़ेगी वर्दी, लगेंगे सितारे, दुनिया देखेंगी तुम्हारे नजारे। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दुनिया को दिखाना है अपना नजारा, क्योंकि हम लोग एक युवा वर्ग के लोग हैं और हम लोग युवा वर्ग के लोग ही हमारे देश के भविष्य होते हैं। इसीलिए आप लोग जो भी अगर जुनून रखते होंगे वर्दी पर चढ़ाने का अपने शरीर पे, तो आप लोग इस वीडियो को आप लोग रेगुलर रूप से देखिए। यह पक्का आपको वादा दिलाते हैं कि वर्दी जरूर दिलाएंगे। और वर्दी का जो रहता है एक जुनून और एक जो जज्बा रहता है हमारे गाँव समाज में, उसका एक अलग नजरिया होता है। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए हम अपने सेशन को शुरुआत करते हैं साइंस से। तो जिस भी एग्जाम का आप लोग तैयारी कर रहे होंगे आप लोग लगातार बने रहिएगा। तो चलिए अपने सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल आप लोग को बताना है कि जीवधारियों के समूह का वर्गीकरण, जीवधारियों के समूह का वर्गीकरण की सबसे बुनियादी श्रेणी कौन सी है? जाति। देखिए क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि जीवधारी जितने भी हैं हमारे पृथ्वी पे, उसको जो अलग अलग समूह में जो वर्गीकरण जो हम लोग करते हैं जाति के आधार पे। किस आधार पे? जाति के आधार। और जिस ऑप्शन में जाति नहीं रहेगा तो याद रखिएगा स्पीसीज रहता है। क्या रहता है? स्पीसीज। क्योंकि स्पीसीज का मतलब जाति होता है, इसीलिए याद रखिएगा वर्गीकरण की आधारभूत इकाई स्पीसीज है। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई स्पीसीज है, जिसे हम लोग जाति कहते हैं। और आप लोग को पता है कि पूरे विश्व में एक वैज्ञानिक का नाम आता है वर्गीकरण के क्षेत्र में, जिसका नाम है लिनियस। क्या नाम है? लिनियस। वर्गीकी के जन्मदाता के नाम से कार्ल लिनियस को जानते हैं, और कार्ल लिनियस के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक का नाम है सिस्टम ऑफ नेचर। सिस्टम ऑफ नेचर नाम के पुस्तक का रचना कार्ल लिनियस ने किया था। और आप लोग को पता है नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया है। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत या प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत डार्विन ने दिया है। और यहीं पर एक पुस्तक हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ।
यानी कि लाइफ को ओपन करते हैं। लाइफ को क्या करते हैं? ओपन करते हैं। यानी ओरिजिन ऑफ लाइफ नाम का पुस्तक आएगा तो ओपेरिन मारना है। अगर वहीं पर ओरिजिन ऑफ स्पेसीज आएगा तो आपको डार्विन मारना है। क्या मारना है? डार्विन। अच्छा आप लोग बताइए, अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? मेंडल को। मेंडल को अनुवांशिकी का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को, अनुवांशिकी का पिता मेंडल को कहा जाता है। और मेंडल ने ही पहली बार आपको मटर के पौधे पर रिसर्च करने का काम किया था, जैसा कि आप लोग जो कि गार्डन पी के नाम से जानते हैं। और मटर का वैज्ञानिक नाम है पिजम सेटिवम। और मटर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 14। मटर में 14 होती है, प्याज में 16 होती है, टमाटर में 24 होता है, आलू में 48 होता है, तंबाकू में भी 48 होता है, बंदर में 42 होता है और मनुष्य में 46 होता है। मनुष्य में कितना होता है? 46 होता है। और चूहा में 40। चूहा में 40। यानी चौ से चूहा, चौ से 40, चौ से चूहा, चौ से 40। और टमाटर को चूस के खाते हैं 24। टमाटर को चूस के खाते हैं 24। और घोड़ा चना चबाता है 64। घोड़ा चना चबाता है 64, यानी कि घोड़ा में 64। घोड़ा में कितना होता है? 64। कबूतर में 80। कबूतर में 80। और कबूतर जो है वह भारत के अंदर में शांति का प्रतीक चिन्ह है। किसका प्रतीक चिन्ह है? शांति का। शांति का प्रतीक चिन्ह है। कबूतर याद रखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि सूर्य के चारों तरफ लगने वाले पथरीली वस्तु क्या कहलाती है? क्षुद्रग्रह। क्या कहलाती है? क्षुद्रग्रह। क्षुद्रग्रह या उल्का पिंड कहलाती है। क्षुद्रग्रह तथा उल्का पिंड जो है वह विभिन्न प्रकार के चक्कर लगाते हैं सूर्य के चारों ओर। आप लोग एक बार कवर कीजिएगा अच्छा से। सूर्य जो हमारे सौरमंडल का मुखिया होता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि हमारे सौरमंडल का मुखिया कौन होता है, तो सूर्य होता है, क्योंकि सूर्य जो है वह बीच में स्थित है और सभी ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और आप लोग को पता है कि सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं कुल वर्तमान में 8 ग्रह है। कितना ग्रह? 8। परंपरागत ग्रह की संख्या 8 है और 8 ग्रह अपने अपने कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। और जो पृथ्वी और सूर्य के जो सबसे नजदीक में है वह बुध है। सूर्य के सबसे नजदीक में स्थित ग्रह बुध है। और बुध ग्रह का जो होता है, बुध ग्रह का जो है एक भी उपग्रह नहीं है। याद रखिएगा, बुध और शुक्र, बुध और शुक्र ये दोनों का एक भी उपग्रह नहीं है। एक भी उपग्रह नहीं है। वहीं याद रखिएगा कि सबसे दूर स्थित ग्रह जो है आपका, जो सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो वरुण है। वरुण है सबसे दूर स्थित ग्रह। कौन है? वरुण है। वरुण याद रखिएगा, वरुण। और अगर पूछे कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह जो है वह बुध है। और सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। सबसे गर्म ग्रह कौन है? शुक्र है। और आप लोग को पता है कि लाल ग्रह के नाम से मंगल को जानते हैं। लाल ग्रह के नाम से मंगल को जानते हैं। और मंगल का लाल रंग जो होता है वह आयरन ऑक्साइड के कारण, आयरन ऑक्साइड के कारण, आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। और मंगल को जो है कि उसका सूर्य का पुत्र के नाम से जो जानते हैं वह मंगल को जानते हैं। और मंगल के 2 उपग्रह है, फोबोस और डीमोस। और डीमोस जो होता है वह हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह, सबसे छोटा उपग्रह, क्योंकि ग्रह के बाद हम बात कर रहे हैं उपग्रह। सबसे छोटा उपग्रह हो गया डीमोस। और सबसे बड़ा उपग्रह होता है बृहस्पति का ग्योनिमीड। बृहस्पति का ग्योनिमीड। और आप लोग को बता दें कि सौरमंडल का जो अध्ययन कहलाता है वो कॉस्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। और आप लोग को पता है कि सूर्य के जो चक्कर लगाता है हमारी पृथ्वी भी लगाती है। और पृथ्वी जो है उसका भी एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। क्या नाम है? चंद्रमा। और चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह के नाम से जानते हैं। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह के नाम से जानते हैं। और आप लोग को पता है कि चंद्रमा पर लिबनिटज पर्वत है। चंद्रमा पर भी एक पर्वत है। क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से कौन से जो है कि आपका खगोल पिंड पर लिबनिटज नाम का पर्वत है? तो याद रखिएगा चंद्रमा पर है। कहां पर है? चंद्रमा पर। और इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बता रहे हैं कि अगर क्वेश्चन पूछेगा कि आपको अगर एक क्वेश्चन पूछता है कि मंगल ग्रह जो है उसको लाल ग्रह कहते हैं, लेकिन रोमन के देवता के नाम से किस ग्रह को जानते हैं? शुक्र को। रोमन के देवता के नाम से किसे जानते हैं? शुक्र को। आपको बता रहे हैं कि चंद्रमा पर लिबनिटज पर्वत है, लेकिन चंद्रमा पर लिबनिटज पर्वत के साथ साथ वहां पर शांति सागर है। क्या है? शांति सागर। और जानते हैं 1000 बार क्वेश्चन पूछा गया है
कि किस जगह पर आपका शांति सागर स्थित है, जिसे सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी के नाम से जानते हैं, तो वह चंद्रमा पे है। कहां पे है? चंद्रमा पे है। और जीवाश्म ग्रह के नाम से भी चंद्रमा। लेकिन नीला ग्रह जो कहते हैं पृथ्वी को, नीला ग्रह के नाम से पृथ्वी को, क्योंकि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में जल है, लगभग आपका 71% भाग पर जल है, और जल को जब ऊपर से देखिएगा तो वो नीला दिखता है, इसीलिए नीला ग्रह के नाम से किसे जानते हैं? पृथ्वी को जानते हैं। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और आप लोग को पता है कि टाइटन नाम का जो उपग्रह है वह शनि का है। शनि का जो एक उपग्रह है टाइटन, याद रखिएगा टाइटन, टाइटन जो है वह शनि का है। ग्योनीमिड बृहस्पति का हो गया, फोबोस डिवोस मंगल का हो गया, फोबोस डिवोस मंगल का, और बुध और शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं है। आपको इतना बार हम क्वेश्चन बताएंगे, छोटा से छोटा से और बड़ा से बड़ा क्वेश्चन भी आपको मेरे लेवल का पता चल गया होगा कि मेरा लेवल क्या है। तो आप लोग लगातार बन के रहिएगा, जो भी एग्जाम आगे में आएगा हम उस एग्जाम को जो है कि हम क्लियर करने का प्रयास करवाएंगे आप लोगों के साथ। तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग लगातार बने रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे छात्र का कमेंट आ रहा था कि आगे अग्निवीर का एग्जाम है और अग्निवीर पे थोड़ा सा फोकस कर दीजिए, तो आप लोगों के लिए हम लोग जो है कि अग्निवीर, क्योंकि अगर मेरे बदौलत अगर किसी छात्र का, अगर किसी माँ पिता के बेटे का अगर भविष्य बन रहा है, तो हम समझ रहे हैं कि हमारा भविष्य बन रहा है और साथ ही साथ हमारे देश का भी भविष्य बन रहा है। तो ये मेरा कर्तव्य बनता है कि क्यों ना हम आपके पीछे इतना मेहनत करें कि आपको वर्दी दिवा के छोड़े। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए कि WAN का पूर्ण रूप क्या होता है? WAN का पूर्ण रूप क्या होता है? याद रखिएगा वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। एक होता है LAN, तो याद रखिएगा लोकल एरिया नेटवर्क। LAN का मतलब याद रखिएगा लोकल एरिया नेटवर्क, और WAN का मतलब याद रखिएगा वाइड एरिया नेटवर्क। आप लोग को पता होगा बहुत बार एग्जाम में जो है ना आर्मी वगैरह में पूछ देता है CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो CPU जो होता है वह हमारे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क। याद रखिएगा, दो कंफ्यूजन बता रहे हैं यहाँ पर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कंप्यूटर का यादाश्त किसे कहते हैं, तो कंप्यूटर का यादाश्त हम लोग रैम को कहते हैं। किसको कहते हैं? रोम को ना, रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम हो गया, और रीड ओनली मेमोरी रोम हो गया। और रैम को हम लोग यादाश्त कहते हैं कंप्यूटर का, लेकिन कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU को, कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU, और CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU, और CPU को मस्तिष्क के नाम से भी जानते हैं। और आप लोग को पता है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में प्रोग्राम को, सॉफ्टवेयर जो होता है वह एक प्रकार का प्रोग्राम होता है, वह एक प्रकार का क्या होता है? प्रोग्राम होता है। और आप लोग को पता है कि भारत के अंदर में अगर पूछे इंटरनेट सेवा का शुरुआत कब से हुआ है, तो 1995 से। बहुत बार एग्जाम में NTPC का अगर आप ले लीजिएगा तो NTPC में 2-3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत कब हुआ है, तो 1995 से। कब से हुआ है? 1995। और 2016 के NTPC में जब पहली बार ऑनलाइन एग्जाम करवाया था रेलवे ने NTPC का, तो उसमें यह भी क्वेश्चन पूछ दिया था कि इंटरनेट का हिंदी नाम क्या होता है, तो इंटरनेट का हिंदी नाम होता है सूचना राजपथ। क्या होता है? सूचना राजपथ। सूचना राजपथ होता है इंटरनेट का हिंदी नाम। और आप लोग को पता है कि भारत के अंदर में केरल एक पहला ऐसा राज्य बना जिन्होंने अपने यहाँ के नागरिक को पहली बार फ्री इंटरनेट सेवा देने का काम किया। और भारत के अंदर में, भारत के संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार में यह चीज जोड़ा गया कि भारत के अंदर जो मौलिक अधिकार होता है उसमें अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के एक के तहत जो है कि हमारे देश के नागरिक का जो है कि इंटरनेट चलाना मौलिक अधिकार है, इंटरनेट चलाना मौलिक अधिकार है। आप लोग याद रखिएगा। और अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के के तहत यह भी चीज जोड़ा गया है कि भारत के आम नागरिकों का जो है कि झंडा फहराना भी मौलिक अधिकार है, झंडा फहराना भी मौलिक अधिकार है। आप लोग को बता दे 2002 ईस्वी से पहले आम नागरिक को झंडा फहराने का अधिकार नहीं था। 2002 ईस्वी में पहली बार यह नियम बना कि आम जनता भी अब झंडोत्तोलन कर सकती है या फिर आपका जो है कि आपका झंडा फहरा सकती है। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। जब झंडा का नाम आया, यानी तिरंगा झंडा का नाम आया, तो आप लोग बताइए कि हमारे तिरंगे और झंडे की लंबाई का रेशियो कितना होता है, लंबाई चौड़ाई का? तो 3:2, 3:2। लंबाई ज्यादा रहता है, लंबाई 3 रहता है, लंबाई 3 रहता है, चौड़ाई 2 रहता है।
और ये जो लंबाई और चौड़ाई 3:2 के रेशियो में होना चाहिए। ये पहली बार बताने वाले व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने ये बोला था, ये बोले थे कि 3:2 के ही रेशियो में रहना चाहिए। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और आप लोग को पता है भारत के तिरंगा झंडा को पहली बार फहराने वाला जो पहली महिला बनी थी वह कौन बनी थी? तो आप लोग को पता है कि मैडम भिखाजी कामा। मैडम भिखाजी कामा, मैडम भिखाजी कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में, जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में 1907 ईस्वी में पहली बार जो है कि झंडा फहराने का काम किया। और उसी झंडे को जो है कि एक बार एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा था कि 1907 में जो झंडे को फहराया गया था मैडम भिखाजी कामा के द्वारा, उसको चुराकर भारत कौन लाया? तो याद रखिएगा वो लाने वाला व्यक्ति थे इदुलजी साहब। कौन थे? इदुलजी साहब ने लाने का काम किया था। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए कि ध्वनि के परावर्तन से क्या सुनाई देता है? प्रतिध्वनि। क्या सुनाई देता है? प्रतिध्वनि। यानी कि ध्वनि के परावर्तन, मान लीजिए कि यहाँ से हम जो है कि बोल रहे हैं, आवाज निकाल रहे हैं, ध्वनि निकाल रहे हैं। अब कुछ दूर के बाद जो है कि वहां से टकरा के दोबारा वह ध्वनि हमको जो सुनाई पड़ता है उसी को प्रतिध्वनि कहते हैं, उसी को इको साउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? इको साउंड। और आप लोग को हम 1000 बार बताए हैं कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और जहां से टकरा रहा है उसके दूरी होना चाहिए कम से कम 17 मीटर। कितना मीटर? 17 मीटर। यानी कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए 16.6 मीटर का दूरी होना अनिवार्य है। आप लोग याद रखिएगा। और जब हम ध्वनि का बात करते हैं तो आप लोग को पता है कि जो हम यहाँ से बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं आवाज, आपके कान पर उसका प्रभाव 1/10 सेकंड तक, 1/10 सेकंड। और 1/10 सेकंड नहीं लिख के कोनो एग्जामिनर या कहीं एग्जाम में आपको मिल जाएगा 0.1 सेकंड। 0.1 और 0.1 का मतलब अगर पॉइंट रहेगा तो 1/10 ही होगा, 1/10 ही होगा। तो ये सब चीज आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कान पर तो 1/10 हो गया। अगर पूछेगा मस्तिष्क पर कितना तो 1/15, 1/15। ये सब चीज याद रखिएगा। और ध्वनि को हम लोग मापते हैं डेसिबल में। ध्वनि को किस में मापते हैं? डेसिबल में व्यक्त करते हैं। और आप लोग को पता है कि WHO जो है यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो कि स्वास्थ्य पर ध्यान देने वाली विश्व की सबसे बड़ी संस्था है, उन्होंने कहा है कि मनुष्य को जो है कि 45 डेसिबल से अधिक नहीं सुनना चाहिए। अगर उससे अधिक बराबर सुन रहे हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। आपको क्या हो सकता है? नुकसान हो सकता है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और WHO का मुख्यालय जेनेवा में है। कहाँ में है? जेनेवा। और इसका स्थापना याद रखिएगा 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल 1948 को इसका स्थापना होता है जेनेवा के अंदर। इसीलिए 7 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष जो है कि स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। और वर्तमान समय में WHO के जो अध्यक्ष है वो टेड्रोस एधानोम है। टेड्रोस एधानोम है। और WHO ने भारत के अंदर में जो अपना संस्था खोल के रखा है देखभाल करने के लिए, वो दिल्ली में। कहाँ में? दिल्ली में। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और आप लोग को पता है कि प्रतिवर्ष स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाते हैं, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो मनाते हैं 10 अक्टूबर को। कब मनाते हैं? 10 अक्टूबर को। याद रखने का प्रयास कीजिएगा मानसिक स्वास्थ्य दिवस अगर क्वेश्चन आए तो। अगला क्वेश्चन, अभी जो हम ज्यादा करके फोकस ले रहे हैं, आपको LP का एग्जाम हो या टेक्नीशियन का एग्जाम हो, उसमें जो इजी लेवल का क्वेश्चन रहेगा आपके पास हम रख रहे हैं। क्योंकि अभी हम जो कवर कर रहे हैं मेन करके, हम जो है कि इंडियन आर्मी को कवर कर रहे हैं, अग्निवीर को कवर कर रहे हैं। यह हो सकता है कि SSC GD का एग्जाम हो तो समझ लीजिए। देखिए बोलने का बहुत आदमी आपको बोलेगा कि अभी LP का एग्जाम है तो इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन आपको यह बता देते हैं कि जब एग्जाम होगा तो आपको 100% साइंस में से कम 60% क्वेश्चन इजी रहता है। 60% क्वेश्चन इजी रहता है। ठीक है। और बहुत टीचर सब झूठे का हवा बनाता है कि इतना इजी क्वेश्चन नहीं आता, इतना इजी क्वेश्चन। लेकिन और जो बच्चा जो है कि हार्ड क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, जो क्वेश्चन जो है अच्छा लड़का जो है इजी क्वेश्चन गलती मार देता है, उसी से उसका रिजल्ट नहीं होता है। इसीलिए आप लोग कभी कभी इजी क्वेश्चन भी होना चाहिए और जो है कि कंफ्यूजन भरा क्वेश्चन भी होना चाहिए, जो कि बार बार रिकॉल होने से याद रहता है बहुत दिन तक। नहीं तो आपको जो है ना इजी क्वेश्चन बहुत बच्चा कंफ्यूज करता है कि अरे यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। आपको बताते हैं जो है कि बहुत सारा छात्र जो है, एक बार क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि आराम आराम है का नारा किसने दिया है, और वो लड़का गलत मार के आया है। और लड़का 1 नंबर का मतलब बहुत पढ़ने में अच्छा है, लेकिन वो क्वेश्चन एग्जाम में गलती मार के आया।
कि अरम हरम है का नारा वो सरदार वल्लभ भाई पटेल मार दिया था, जबकि समझ लीजिए कि वो जवाहरलाल नेहरू का आंसर। तो समझ सकते हैं आप लोग, बचपन से याद करते होंगे तो ये सब क्वेश्चन जो है कि आता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नारा दिया था कर मत दो, कर मत दो, कर मत दो का नारा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया है। और साइमन कमीशन वापस जाओ लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय को जो आप लोग को पता है कि साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दे रहा था, उसी क्रम में जो है कि उनको लाठी का प्रहार पड़ा मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ा। और मस्तिष्क पर प्रहार पड़ने से जो है कि वो अनहैप्पी हो गया। क्या हो गया? अनहैप्पी। यानी कि जो व्यक्ति को अगर लाठी से चोट लगेगा तो वो पहले हैप्पी रहेगा, हैप्पी बाद अनहैप्पी हो जाएगा। इसीलिए लाला लाजपत राय ने एक पुस्तक लिखा था अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय। और आप लोग को पता है कि पंजाब के अंदर में पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना करने का काम किसने किया था? तो लाला लाजपत राय ने। किसने किया था? लाला लाजपत राय ने किया था। 1800 कब किया था? पंजाब 1894 में। कब किया था? 1894 में। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, घेंघार रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। घेंघार रोग आयोडीन की कमी से होता है। और आप लोग को पता है कि समुद्री खरपतवार में आयोडीन नाम का ही तत्व मिलता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि समुद्री खरपतवार से कौन सा तत्व को निकाला जाता है? आयोडीन को। और आयोडीन हमारे शरीर में जो है कि गला के लिए बहुत फेमस है, क्योंकि अगर आप आयोडीन या नमक वगैरह नहीं खाते हैं तो आपको घेंघा बीमारी भी हो सकता है। और आप लोग को पता है कि वह आपका थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। और थायराइड ग्रंथि से ही थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन निकलता है। थायराइड ग्रंथि से ही थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन निकलता है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन बताइए, कोशिका के आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को जानते हैं। और लाइसोसोम का खोज डी डुबे ने किया था। और आप लोग को अगर हम क्वेश्चन पूछे कि प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को। अगर क्वेश्चन पूछे कि आपका हमारे शरीर का जो है कि शक्ति, कोशिका का शक्तिगिरी किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का शक्तिगिरी माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। अगर पूछेगा कि हमारे शरीर के किस अंग को यातायात पुलिस या यातायात प्रबंधक के नाम से जानते हैं, तो वह गोल्जी काय को, गोल्जी बॉडी को या गोल्जी काय को। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि हमारे शरीर में पुलिस के रूप में काम कौन करता है या फिर बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान कौन करता है, तो वह WBC करता है। WBC करता है। कौन करता है? WBC। और WBC को ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। WBC को ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। और आप लोग को पता है कि WBC हमारे शरीर में जो है कि किसी भी बीमारी से लड़ने की शक्ति देती है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है उसका सूत्र क्या होता है? तो HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को HCl सूत्र हो गया, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को म्यूट्रिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। किस अम्ल से? म्यूट्रिक। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को म्यूट्रिक अम्ल के साथ साथ जैविक अम्ल के नाम से भी जानते हैं, जैविक अम्ल के नाम से। और याद रखिएगा H2SO4 जो होता है जिसका होता है नाम सल्फ्यूरिक अम्ल, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो नाम होता है H2SO4, उसे रसायनों के राजा के नाम से जानते हैं। रसायनों के राजा के नाम से सल्फ्यूरिक अम्ल को जानते हैं। और रसायनों का राजा अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आप लोग याद रखिएगा आयल ऑफ ब्यूटेरियल, आयल ऑफ ब्यूटेरियल। तो आयल ऑफ ब्यूटेरियल के नाम से H2SO4 को जानते हैं और उसे रसायनों के राजा के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, ट्रेकिया हमारे शरीर के किस अंग का एक भाग है? तो श्वसन तंत्र का। किसका है? श्वसन तंत्र। और ट्रेकिया जो है वह श्वसन तंत्र के रूप में काम करता है। वहीं पर जो हम अभी आवाज निकाल रहे हैं, जो हम वॉइस निकाल रहे हैं, तो याद रखिएगा कि वॉइस बॉक्स के नाम से या वॉइस यंत्र के नाम से हम लोग जानते हैं। वह किसे जानते हैं? तो याद रखिएगा कि वॉइस बॉक्स के नाम से हम लैरिक्स को जानते हैं। किसको जानते हैं? लैरिक्स को जानते हैं वॉइस बॉक्स के नाम से। याद रखिएगा। और अगर आपसे क्वेश्चन हम पूछते हैं कि श्वसन तंत्र में जो है उसमें हम लोग जो श्वसन ग्रहण करते हैं तो कुल कितना समय लगता है? 5 सेकंड। श्वसन में कुल कितना सेकंड
सेकंड? 5 सेकंड। 5 सेकंड। और अंदर खींचने में 2 सेकंड। अंदर खींचने में 2 सेकंड। यानी कि अंतर श्वसन में 2 सेकंड और निच श्वसन में यानी बाहर छोड़ने में 3 सेकंड। अब टोटल श्वसन की प्रक्रिया करने में कितना सेकंड? 5 सेकंड। कितना सेकंड? 5 सेकंड। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए कि कपास से बीज निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे ओटना या गिनिंग कहा जाता है। ओटना या गिनिंग कहा जाता है। और आप लोग को पता है कि कपास जो हम लोग निकालते हैं वो बीज से निकालते हैं। किससे निकालते हैं? बीज से निकालते हैं। और कपास का सबसे अधिक उत्पादन गुजरात करती है। कौन करती है? गुजरात। कपास का सबसे अधिक उत्पादन गुजरात करती है। और कपास सबसे अधिक काली कपासी या रेगुड़ मिट्टी पे होता है। और कपास को सफेद सोना के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि गोल्डन फाइबर के नाम से किसे जानते हैं, तो जूट को। गोल्डन फाइबर के नाम से जूट को जानते हैं। और जूट जो प्राप्त होता है हम लोग को तना से। किससे प्राप्त होता है? तना से। और जूट का सबसे अधिक उत्पादन जो करती है वो पश्चिम बंगाल करती है। कौन करती है? पश्चिम बंगाल। अगर राज्य में पूछे तो पश्चिम बंगाल। अगर राज्य में पूछे तो पश्चिम बंगाल। और पूछे किस देश में करता है तो बांग्लादेश में करता है। बांग्लादेश में करता है। और हाँ, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। और याद रखिएगा बांग्लादेश की राजधानी जो ढाका है, ढाका में ही अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का मुख्यालय जो है वह कहाँ में है? ढाका में। कहाँ में है? ढाका में। और भारत के अंदर में जो जूट संगठन का मुख्यालय है वह बैरकपुर में है। बैरकपुर पश्चिम बंगाल में है, जहां से कि मंगल पांडे ने गोली चलाने का काम किया था। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए कि विस्थापन, बल, आघूर्ण, शक्ति तथा वेग जो है यह इसमें से जो है कि कौन सा एक सदिश राशि नहीं है? तो शक्ति सदिश राशि नहीं है। कौन सी सदिश राशि नहीं है? शक्ति। और शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। और आप लोग को पता है कि शक्ति बराबर सूत्र यानी पावर बराबर सूत्र होता है W/T। W/T यानी कार्य बटे समय। कार्य बटे समय। और कार्य का एसआई मात्रक जूल। कार्य का एसआई मात्रक जूल। और समय का एसआई मात्रक सेकंड। समय का एसआई मात्रक सेकंड। यानी जूल पर सेकंड जो हो गया वह भी शक्ति का मात्रक हो गया। वह भी किसका मात्रक? शक्ति का मात्रक। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? डाइन। बल का सीजीएस मात्रक डाइन। और बल का एसआई मात्रक न्यूटन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऊर्जा का। किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। किसका है? और कार्य करने की क्षमता को भी क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा। और कार्य करने की दर को शक्ति। कार्य करने की दर को शक्ति। और आपको बताएं कि जहां पर दर का चर्चा आएगा वहां पर समय से भाग पड़ेगा। किससे भाग पड़ेगा? समय से। और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं यानी कार्य बटे समय। कार्य बटे और अभी तुरंत बताए थे कि कार्य बटे समय जो होता है वह शक्ति के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? यानी कि जूल पर सेकंड। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य का एसआई मात्रक जूल। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि विद्युत धारा का सीजीएस मात्रक क्या होता है? बायोट। विद्युत धारा का सीजीएस मात्रक बायोट होता है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए। अगला क्वेश्चन कि 5 जगत वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने दिया था? व्हिटकर ने। किसने दिया था? यानी पहली बार जो आपका 5 जगत में बांटने का काम किया था, पशु हो गया, आपका वृक्ष हो गया, यानी जीव जंतु हो गया, सभी को जो 5 भागों में बांटने का काम किया था पहली बार व्हिटकर ने। किसने किया था? लेकिन वर्गीकी का जन्मदाता जो कहा जाता है लिनियस को। वर्गीकी का जन्मदाता लिनियस को। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है प्रकाश या फाइबर या प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ऑप्टिकल फाइबर या प्रकाश तंतु का जो खोज किया था वो नरेंद्र कपानी ने किया था, जिनका निधन कुछ दिन पहले ही हो गया था, जिसका संबंध पंजाब से था। नरेंद्र कपानी ने किया था ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग, जो कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। और आप लोग को पता है हीरा जो चमकता है वह भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे है। और वहीं पर आप लोग को पता है कि मरुस्थल में जो मरीचिका बनता है
मरुस्थल में जो मृग मरीचिका बनता है वह भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे है। कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि तारा जो टिमटिमाता है वो अपवर्तन के कारण, किसके कारण? अपवर्तन के कारण। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि आपका कि सूर्य का जो लाल रंग दिखता है वह किसके कारण, तो वह परिकिरणन के कारण। किसके कारण? यानी कि जहां पर कलर का चर्चा आपको देखने के लिए मिल जाए वहां परिकिरणन समझना है। क्या समझना है? परिकिरणन समझना है। कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि प्रकाश के किस नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम को स्नेल का नियम के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, किस रोग के उपचार में परमेलिया नाम के लाइकेन का प्रयोग किया जाता है? याद रखिएगा, मिर्गी में। किसमें? मिर्गी में। और मिर्गी रोग को अपस्मार रोग के नाम से भी जानते हैं। मिर्गी रोग को अपस्मार रोग के नाम से जानते हैं। अपस्मार रोग के नाम से जानते हैं मिर्गी को, याद रखिएगा। कि और आप लोग को पता है कि जो आपका जो एक बीमारी होता है, क्या कहते हैं उसको, एक बीमारी जो होता है आपका काली मौत, एक बीमारी होता है काली मौत। काली मौत के नाम से किस बीमारी को जानते हैं? याद रखिएगा, प्लेग को। प्लेग बीमारी को काली मौत बीमारी के नाम से जानते हैं। प्लेग बीमारी जो चूहा से होता है उसे काली मौत बीमारी के नाम से जानते हैं। और आप लोग को पता है कि चूहा का वर्षा कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। कहां हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में। और याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में ही हैरिस पार्क का नाम बदलकर, ऑस्ट्रेलिया के ही हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया पार्क रखा है। लिटिल इंडिया पार्क रखा है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि किस बीमारी को हड्डी तोड़ बुखार के नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा, डेंगू को। किसे? डेंगू को। आप लोग को अगर किसी आसपास में अगर डेंगू बीमारी किसी को हुआ होगा, मच्छर के काटने से जो होता है डेंगू बीमारी, तो देखिएगा कि 2 महीना 4 महीना तक उसका हड्डी दर्द करते रहता है। तो याद रखिएगा, हड्डी तोड़ बुखार जो आता है या हड्डी तोड़ बीमारी के नाम से जानते हैं। किसको जानते हैं? डेंगू को। और डेंगू जो बीमारी होता है वो अरबो वायरस के द्वारा। किसके द्वारा? जैसे अगर आपके शरीर में अगर कुत्ता के काटने से रेबीज बीमारी होता है। कौन बीमारी होता है? रेबीज। और रेबीज बीमारी जो होता है वो रेब्डो वायरस से। किस वायरस से? रेब्डो वायरस से। और आप लोग को पता है कि कुत्ता और बंदर दोनों के काटने से रेबीज बीमारी होती है। दोनों काटने से कौन बीमारी? रेबीज बीमारी। और उसमें से रेब्डो वायरस होता है। कौन वायरस होता है? रेब्डो वायरस। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, कवक का जो आपका जो क्या कहते हैं, कवक का जो ऊपर वाला जो हिस्सा बना होता है, कवक का जो ऊपर वाला कोशिका भित्ति बना होता है वो कैटिन का। किसका बना होता है? और जीवाणु का पेप्टिक्लोडेन का। जीवाणु का पेप्टिक्लोडेन का। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज। पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। और आप लोग को पता है कि सेलुलोज का पाचन हमारा शरीर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, प्रकाश संश्लेषण जो सबसे अधिक होता है किस रंग में? लाल में। किसमें होता है? लाल में। और प्रकाश संश्लेषण का जो खोज करने वाला वैज्ञानिक हुआ था आपका कौन? तुम याद रखिएगा, मेलविन केल्विन। मेलविन केल्विन नाम के वैज्ञानिक ने प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया का खोज किया था। और प्रकाश संश्लेषण का जो इकाई होता है वह क्वांटोसोम। क्या होता है? क्वांटोसोम। और प्रकाश संश्लेषण में जो है कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। CO2 गैस का प्रयोग आपका क्या जाता है? किसमें? प्रकाश संश्लेषण में। और आप लोग को पता है कि प्रकाश संश्लेषण जो सबसे अधिक होता है वह किस रंग में? लाल रंग में। किस रंग में? लाल में। और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य भी किस रंग का? लाल का। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य भी किस रंग का? लाल का। और सबसे अधिक प्रकीर्णन बैगनी। सबसे अधिक प्रकीर्णन बैगनी। सबसे अधिक प्रकीर्णन पूछेगा तो बैगनी का, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य पूछेगा तो लाल का। और याद रखिएगा, दोनों में उल्टा कर दीजिएगा। अगर वहीं पर क्वेश्चन पूछे कि सबसे कम प्रकीर्णन किसका, तो लाल का। सबसे कम प्रकीर्णन किसका? लाल का। कहने का मतलब यह है कि जिस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होगा उसका प्रकीर्णन कम होगा। उसका प्रकीर्णन कम होगा। तो इसका मतलब 2 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा कि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका, तो लाल का। और सबसे कम प्रकीर्णन किसका? सबसे कम प्रकीर्णन भी किसका? सबसे कम प्रकीर्णन भी किसका? लाल का। सबसे कम प्रकीर्णन भी किसका? लाल का। अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे अधिक जो प्रकीर्णन होता है बैगनी का, तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका? बैगनी का। सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी का। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए कि कौन सी गैस
कौन सी गैस कमरे के तापमान पर गंध युक्त व हरे पीले रंग में रहती है? क्लोरीन। कौन रहती है? क्लोरीन। और क्लोरीन का जो परमाणु संख्या होता है 17। कितना होता है? 17। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है। और क्लोरीन गैस को जो बनाते हैं वह क्यूप्रिक विधि से। किस विधि से? क्यूप्रिक। यानी कि समझिएगा, क्लोरीन बनाने में क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, क्लोरीन को जो बनाते हैं वो डीकन विधि से। किस विधि से? तो याद रखिएगा, क्लोरीन बनाने की विधि है डीकन विधि। कौन विधि? डीकन विधि। कौन विधि? डीकन विधि। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि अगर क्वेश्चन पूछे अमोनिया का खोज किसने किया है, तो अमोनिया का खोज, तो अमोनिया का खोज प्लस में ऑक्सीजन का खोज दोनों का प्रिस्टले किया है। दोनों का किसने किया है? प्रिस्टले किया है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और हाइड्रोजन का कैवेंडिश, नाइट्रोजन का रदरफोर्ड। अगर क्वेश्चन पूछे अग्र गैस का खोज रेमजे रेले। अग्र गैस का खोज रेमजे रेले। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, जल गैस जो होता है, जल गैस जो होता है वह किसका किसका मिश्रण होता है? तो CO प्लस H2। CO प्लस H2 हो गया जल गैस। CO प्लस H2 हो गया जल गैस। और CO प्लस N2 हो गया प्रोड्यूसर गैस। CO प्लस N2 हो गया प्रोड्यूसर गैस। जो दोनों क्वेश्चन बोल रहे हैं एग्जाम में आता है, आप लोग याद रखिए। जो थोड़ा एक्सपीरियंस वाले होंगे उनको पता चल रहा होगा कि आपको कंटेंट किस लेवल का मिल रहा है, यानी एग्जाम के व्यू से आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और ये जो लेवल हम रखे हुए फिलहाल SSC GD और आपको जो है कि अग्निवीर एग्जाम को जो कि सबसे मुख्य रूप से हम टारगेट कर रहे हैं ये लास्ट 15 दिन। तो आप लोग याद रखिएगा, CO प्लस H2 पूछेंगे। और आपको हम कुछ जुगाड़ दे देते हैं, टेंशन नहीं लीजिएगा, आपको जुगाड़ दे रहे हैं। अगर रहेगा CO प्लस H2 रहेगा और आपको पता है कि जल बनाने में H2 गैस का प्रयोग किया जाता है और ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए CO प्लस H2 जिसमें लगा रहेगा H2 तो जल गैस समझ लेंगे। क्या समझ लेंगे? जब CO प्लस H2 वाला जब जल गैस मिल जाएगा तो H2 के जगह जब अगला बार आपको N2 मिल जाएगा तो प्रोड्यूसर ले लीजिएगा। क्या ले लीजिएगा? प्रोड्यूसर ले लीजिएगा। आप लोग को जो है कि ऐसे करके याद रखिएगा तो आराम से याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में ऊर्जा, मानव शरीर में जो ऊर्जा होती है हम उसको किस में मापते हैं? कैलोरी में। किस में मापते हैं? कैलोरी में। क्योंकि ऊर्जा का जो मात्रक होता है वह कैलोरी होता है। क्या होता है? कैलोरी होता है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि पादप जगत में किस जगत को उभयचर वर्ग के रूप में जानते हैं? ब्रायोफाइटा। किसे जानते हैं? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा जो रहता है वह उभयचर होता है। और उभयचर का मतलब होता है जो प्राणी थल में और जल में दोनों में रहे, यानी कि आपका भूमि में यानी सूखा जमीन पे रहे और गीला जमीन या पानी में रहे, उसे हम लोग उभयचर कहते हैं। और उभयचर के अंतर्गत जैसे कि सांप आ गया और जैसे कि आपका मेढक वगैरह आ गया, कछुआ आ गया, ये सब दोनों जगह पे पाया जाता है। ये सब उभयचर वर्ग में आते हैं। किस में आते हैं? उभयचर वर्ग में आते हैं। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और उभयचर वर्ग को हम लोग ब्रायोफाइटा के नाम से जानते हैं। और याद रखिएगा, कवक हो गया, शैवाल हो गया। क्वेश्चन बहुत बड़ा आता है, कवक और शैवाल किस समूह के अंतर्गत? थाइलोफाइटा। क्योंकि कवक और शैवाल आप लोग को पता होगा कि विभिन्न प्रकार के कवक भी आदमी लोग जो है कि यूज करते हैं और शैवाल भी यूज करते हैं। और ये सब जो आते हैं थैलों में लेके घर आ जाता है आदमी बाजार से लेके, थैलों में लेके, यानी कवक और शैवाल थाइलोफाइटा। कवक और शैवाल और कवक की कोशिका भित्ति काइटिन। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि कवक और शैवाल के बीच का सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? लाइकेन। क्या कहलाता है? कवक और शैवाल के बीच का सहजीवी संबंध लाइकेन कहलाता है। लेकिन सजीव और निर्जीव के बीच का सहजीवी संबंध जो कहलाता है वो विषाणु कहलाता है। क्या कहलाता है? विषाणु। और विषाणु का खोज जो किया है वो इवानोविस्की ने किया है। किसने किया है? इवानोविस्की ने किया है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए कि उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा होता है? तो याद रखिएगा, उभयधर्मी ऑक्साइड। आप लोग को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। ये आपको लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, इसके बाद इस सेशन को हम ब्रेक करेंगे। आप लोग याद रखिएगा, जितने भी आवर्त सारणी में धातु तत्व है, जितना की आवर्त सारणी में धातु तत्व है, और धातु का मतलब होता है ठोस पदार्थ। कैसा पदार्थ? ठोस पदार्थ। जैसे कि लोहा, लोहा हो गया धातु। और धातु का मतलब होता है कि ठोस होना चाहिए, उसको पीटने पे आवाज आना चाहिए, और उसमें जो है कि आपका कुछ अलग प्रकार का चमक होना चाहिए। अलग प्रकार का चमक। तो ऐसे प्रकृति रखने वाले तत्व को हम लोग धातु के नाम से जानते हैं। किसे जानते हैं? धातु के नाम से जानते हैं। और याद रखिएगा, धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। और वो धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। और धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं?
अम्ल होते हैं। और याद रखिएगा, आप लोग आराम से याद रखिएगा, आराम से याद रखिएगा, आपको हम कुछ जुगाड़ दे रहे हैं। ओ से अधातु होता है, ओ से क्या होता है, अधातु, और ओ से अम्ल याद रखिएगा, ओ से क्या याद रखिएगा, यानी ओ धातु के ऑक्साइड अम्ल होते हैं, ओ धातु के ऑक्साइड अम्ल होते हैं। जब ओ धातु के ऑक्साइड अम्ल हो गया तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय, धातु के ऑक्साइड। और 2-3 ऐसे होते हैं जो कि उभयधर्मी होते हैं, जो कि दोनों तरह के ऑक्साइड बनाते हैं, उसको उभयधर्मी ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। और उभयधर्मी को एम्फोटिक के नाम से भी जानते हैं इंग्लिश में, उभयधर्मी ऑक्साइड। और उभयधर्मी ऑक्साइड जो होता है, आपको दो बता देते हैं, जिंक और एल्युमिनियम। जिंक और एल्युमिनियम जो होते हैं वो उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। और यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है कि निम्न में से कौन सा तत्व उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है। तो आपका माइंड का फोकस रहना चाहिए एल्युमिनियम और जिंक पर, एल्युमिनियम और जिंक पर आपका आंसर सही हो जाएगा। समझ में आया? अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि लोहा का ऑक्साइड कैसा होता है, अम्ल, क्षारीय, उदासीन, ऐसे करके देगा तो आराम से कवर कर लीजिएगा। तो आपका माइंड ऐसे रहना चाहिए, अधातु रहेगा तो ओ से अधातु, ओ से अम्ल। अच्छा, लोहा तो धातु है, यानी अधातु तो है ना, तो अधातु से अम्ल बनाना है। जब अधातु अम्ल ले लेगा तो धातु क्षार लेगा। क्या लेगा? क्षार लेगा। अच्छा, एल्युमिनियम और आपका जिंक मिल गया तो आपको उभयधर्मी बना देना है। क्या बना देना है? उभयधर्मी बना देना है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए, आज का लास्ट सवाल आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और यह वीडियो जो भी आपके संपर्क में, आप मान लीजिए कि जिस भी एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे, अगर आप लोग सीनियर भी जुड़े होंगे तो आपके रिलेशन में या आपके दोस्त वगैरह या जो भी होंगे आपके संपर्क में, जो भी अभी अग्निवीर का तैयारी कर रहे होंगे, तो आप लोग जो है कि उसे इस वीडियो को जो है कि भेजने का प्रयास कीजिएगा। उसको सही में, अगर किसी व्यक्ति के बदौलत या किसी व्यक्ति के सपोर्ट से अगर दूसरे व्यक्ति का अगर लाइफ बन जा रहा है तो आपको कभी पीछे नहीं हटना है। भले आपको आगे जिंदगी में कुछ भी चीज का सामना करना पड़े, लेकिन आप दूसरे का सहायता कीजिए, आप उसके में पीछे नहीं हटिए। इसीलिए आप लोग जो है कि अधिक से अधिक मेहनत करके, क्योंकि हमारे देश को एक पढ़ा हुआ युवा का जरूरत है। क्योंकि आप लोग देख पा रहे हैं कि अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहे थे कि हमारे देश का संविधान खराब नहीं है, या फिर किसी देश का संविधान खराब नहीं होता है, किसी भी देश का संविधान बुरा नहीं होता है, संविधान को चलाने वाला आदमी बुरा होता है। इसीलिए आप लोग याद रखिए कि आप लोग जो है कि एक अगर युवा एक शिक्षित वर्ग के अंतर्गत आते हैं या फिर शिक्षित परिवार से हैं या आगे कुछ जो है कि बदलाव करना चाहते हैं समाज में, तो आप एक पढ़े लिखे इंसान से संपर्क बना के रखिए और उससे जो है कि आप अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिए, जहां तक हो सके उसे आगे बढ़ाने का काम कीजिए। तो आप लोग जो है कि बिना कोई टेंशन का आप लोग लगे रहिए। और आपको जैसे भी अग्निवीर का एग्जाम खत्म होता है तो जस्ट उसके बाद जो है कि आप लोग के लिए हम जो है कि एलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, इस पे हम लोग जो है कि बहुत अच्छी तरीका से आएंगे। और कुछ दिन के बाद आप लोग को पता है इलेक्शन खत्म हो जाएगा 2-3 महीना में। उसके बाद देखिएगा एग्जाम कितना धड़ाधड़ सब शुरू होता है। तो उसके बाद जो भी एग्जाम रहेगा, और आप लोग को आज यह घोषणा कर देते हैं कि मान लीजिए कि हम पॉलिटी अभी खत्म कर चुके हैं, हिस्ट्री चल रहा है, ज्योग्राफी चल रहा है, अगर मान लीजिए, और साइंस का इधर भी हम करवा रहे हैं। अब मान लीजिए कि आपको हम एक दिन में लगभग 2 से 2.5 घंटा का वीडियो बनाएंगे और उसमें जितना भी क्वेश्चन रहेगा एक विषय में हम एक दिन में आपको निचोड़ दे देंगे। और आराम से इस तरह का वीडियो आपको जो है कि संडे हम लाने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे एडजस्ट होने के बाद जैसे भी एग्जाम नजदीक आएगा, आपको एक तरह से कह सकते हैं मैराथन की तरह क्लास मिलेगा। आपको जब मैराथन की तरह क्लास मिलेगा तो आप जो है कि एक वीडियो में 2-3 घंटा में फास्ट रिवीजन कर सकते हैं। तो आप लोग जो है कि बिना कोई बेफिक्र का आप तैयारी कीजिए, आपको सफलता मिलना तय है। तो चलिए, आज का लास्ट सवाल आप लोग जो है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आप लोग को बताना है कि ज्ञानीमीड जो है वह किस ग्रह का उपग्रह है। ज्ञानीमीड जो है वह किस ग्रह का उपग्रह है, आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहता है। आप लोग अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास कीजिए। तो चलिए, हम अपने सेशन को आज यहीं पर समाप्त करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।